Assalamu alaikum students. This is your business communication class and we are to take start with chapter 2. इसमें सिर्फ ये कि ये जो ए सेक्शन वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा उन्हें वेट करना पड़ेगा। इसमें इंग्लिश में तो हमने ये इक्वलाइज कर दिया था। बिजनेस कम्युनिकेशन में ये यूँ समझें कि आपका थोड़ा सा इसमें रिवीजन हो जाएगी। ये बी सेक्शन वाले जो हैं उनका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस कम्युनिकेशन यहीं से। इसमें फंडामेंटल्स ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के जो बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक थिंग्स हैं किसी भी वर्क प्लेस में, वो देखनी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली हमने ऑब्जर्व करनी है। इसमें ये डेफिनेशंस में आए तो डेफिनेशन है बिजनेस कम्युनिकेशन की, बिजनेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस इन अ कमर्शियल एनवायरनमेंट। ये वो डेफिनेशन है जो हमने पहले लिखी हुई है। अब हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, मैसेजेस क्यों एक्सचेंज किए जाते हैं? एक है टू प्रमोट अ प्रोडक्ट, सर्विस और द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। आपकी सर्विस भी आपकी प्रोडक्ट ही होती है। बेहतर था कि यहाँ पे गुड्स यूज कर लिया जाता टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज। एनीवे, आप गुड्स को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए कम्युनिकेट करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या बिजनेस करती है। फिर टू फॉर्म एंड शेयर इंफॉर्मेशन विद इन अ बिजनेस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इन्फॉर्म करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप कम्युनिकेट करते हैं। टू रिक्वेस्ट अ डिसीजन, जैसे जज के पास चले गए या कोई थर्ड पार्टी जिसे आपने मीडिएटर के तौर पे, सॉरी मीडिएटर नहीं बल्कि आपने एक जज के तौर पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर किसी पर्सन को रिक्वेस्ट किया कि वो डिसीजन दे दे इस पे, तो वो भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये एक रीजन है कम्युनिकेशन की। टू परसुएड द रिसिपिएंट ऑफ समथिंग, समटाइम्स आप परसुएड करते हैं, कन्विंस करते हैं अपने रिसीवर को कि वो आपके लिए कोई ये काम करे या आपकी प्रोडक्ट खरीद ले, इसलिए भी आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। हाँ, अब ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कि सोशल अरेंजमेंट है। हालांकि हम जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तो हम तो यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोशल अरेंजमेंट से ये मुराद है कि ऐसी अरेंजमेंट जिसमें ह्यूमन बीइंग्स हैं जो फील करते हैं, जिनके इमोशंस हैं, जिनका एटीट्यूड आप ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सारे सोशल अरेंजमेंट यानी लोगों के साथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, मशीन्स की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फॉर द कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स, कि आपने उनकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल भी करना है। कलेक्टिव गोल्स है, वहां पे इंडिविजुअल गोल नहीं होगा कि एक आदमी समझे कि मेरी पे बढ़ जाए, कंपनी जाए बाढ़ में, ऐसा नहीं होगा। कलेक्टिव गोल्स के लिए काम करना है। और एक बाउंड्री होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंक्ट करती है, सेपरेट करती है। कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉलेज है और एक शू स्टोर है, डेफिनेटली दोनों की बाउंड्री कौन सी अब दोनों को अलग करती है? एक्टिविटीज। यहाँ पे एजुकेशन है और वहां पे शूज की सेल है। इस तरह से ये एक्टिविटीज और डिफरेंट चीजें हैं जो इसे बाउंड्री बन के सेपरेट कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार मैन्युफैक्चरर एक कार बनाने वाला है, एक ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे ये आपकी जो रूटीन की चीजें जो आप घरों में यूज करते हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो स्टोर है। और एक गोल्फ क्लब है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब आ गया, गोल्फ जहाँ पे खेली जाती है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन जाएंगी। तो अब कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी को डिस्टिंक्ट कर देते हैं? एक है ओनरशिप, कि उसकी ओनरशिप किसके पास है? पब्लिक है यानी गवर्नमेंट की, या प्राइवेट, या प्राइवेटली उसको रन किया जा रहा है। अब जाहिर है कि जब बात होती है कॉलेज में एडमिशन लेने की तो आप कहते हैं कि प्राइवेट में जाना है, गवर्नमेंट में पूछता कोई नहीं, ऐसे है वैसे है, पता नहीं क्या क्या चीजें। अब ये आपने दोनों जगहों पे, हालांकि एक एक्टिविटी चल रही है, दोनों में एजुकेशन है, एकेडमिक्स दोनों में है, लेकिन आप चले जाते हैं सिर्फ ओनरशिप को देख के कि पब्लिक वाली जो है इनको ओन करने को वो तैयार नहीं है, और प्राइवेट में एक एक चीज की केयर की जा रही है। कंट्रोल, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के? एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही एक्टिविटी वाली ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में एजुकेशन है, दोनों ही प्राइवेट हैं। अब उनमें से आप किस तरह डिस्टिंक्ट करेंगे? कंट्रोल, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। फिर एक्टिविटी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर, एक है ज़राअत वाली, एग्रीकल्चर का काम है, एक है मैन्युफैक्चरिंग, वो जैसे कोई लेदर जैकेट्स बनाने वाले, कोई गारमेंट्स बनाने वाले, और उधर एनर्जी, कुछ एनर्जी वाले।
अब ये जो है ना, ये डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, जहाँ इधर बिजली बन रही है, इधर कुछ और बनाया जा रहा है, इधर जो है ये फार्मिंग वगैरह एग्रीकल्चर आ जाती है, तो ये एक्टिविटीज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट करेंगी। फिर है ओरिएंटेशन। जी, ओरिएंटेशन क्या है कि अब ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनी है या नॉन प्रॉफिट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। प्रॉफिट वाली क्या है, नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेसेस हो रहे होते हैं, आपको पता है कि ये आमतौर पे प्रॉफिट के लिए होते हैं, या फिर नॉन प्रॉफिट। जरूरी नहीं है कि नॉन प्रॉफिट सारे गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट में भी नॉन प्रॉफिट हैं, जैसे चैरिटी वाले, जैसे ईदी वगैरह, ये किसी अपने प्रॉफिट के लिए तो नहीं बने हुए, लेकिन चैरिटी पे काम करते हैं, नॉन प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के तो जितने भी ये इदारे हैं, ये तो आपको सर्व करने के लिए ही बनाए जाते हैं, इस वजह से इनको हम समझते हैं कि नॉन प्रॉफिट किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के इदारे वो सिर्फ सर्व ही कर रहे होते हैं, और गवर्नमेंट खुद भी सर्व करने के लिए है, पैसे कमाने के लिए नहीं है। साइज, ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, वो आप लोगों ने चूंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ करना है कम्युनिकेट, इस कम्युनिकेशन के लिए हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, उसके मुताबिक ही आप लैंग्वेज यूज करते हैं, उसके मुताबिक ही आपका मीडियम और चैनल यूज होगा, उसी के मुताबिक आपकी टोन होगी। ये चीजें साइज किस तरह से, अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ आपकी और तरह से ऑर्गेनाइज आपकी कम्युनिकेशन है, किस तरह से ये बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनके हेड ऑफिस भी होते हैं, इन्हें जो काम ना करना हो ना आपका, वो क्या देते हैं, वो हेड ऑफिस नहीं मानता। आपको पता, अच्छा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ बाकी इनका हेड ऑफिस है, अब उसी के मुताबिक आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसी तरह से उनका ट्रस्ट बनता है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे आप खुद ही पहुंच जाते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, नहीं आप करेंगे, आप आपने डिसीजन लेना है, उनका तो हेड ऑफिस भी वही होता है। इसलिए ये फर्क पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी से आप डिस्टिंक्ट करके उनसे बात करते हैं। फिर जियोग्राफिकल लोकेशन, अब वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, उसके मुताबिक ही आपने मीडियम, चैनल, लैंग्वेज, टोन सबको आपने चूज करना है। अब एक स्कूल है आपकी गली में बना हुआ, अब वहां आप खुद ही पहुंच जाते हैं। एक स्कूल है अगर लाहौर में, उनको फोन करना पड़ेगा, लेटर लिखना पड़ेगा, ईमेल, व्हाट्सएप, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे से डिस्टिंक्ट करके आपको बताती है कि आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है उनके साथ। फिर लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस में क्या है कि इनकॉर्पोरेटेड, कि रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ये आप देखते हैं। फिर पार्टनरशिप देखते हैं कि पार्टनरशिप पे काम कर रही है, ये सोल ट्रेडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन में आपकी आ जाती है प्रेफरेंसेस, कि जहाँ पार्टनरशिप है समटाइम्स वहां पे आप कहते हैं कि एक आदमी से कम्युनिकेट करने का फायदा कोई नहीं, इसने तो फिर क्या देना जी, मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स बैठेंगे, फिर बात होगी, आप उनसे उस तरह कम्युनिकेट करेंगे। जहाँ पे सोल ट्रेडर है, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन, आपकी टोन चेंज हो जाती है कि एक ही आदमी है, यही डिसीजन मेकर है। देन सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसा कहाँ से आता है इनके पास, ये इससे ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रस्ट भी बनता है आपकी नज़र में, कम्युनिकेशन उसी के मुताबिक आपकी हो जाती है। अब एक देखें ऑर्गेनाइजेशन, वो उसके बारे में अगर मार्केट में ये बात आ जाए कि इनका सोर्स जो है फाइनेंस का वो कोई नहीं है, तो उसके लिहाज से जब आप वहाँ पे, वो कहते हैं आप हमारे पास सर्व करें, जॉब कर लें, आपको पता चलता है कि इनके पास फाइनेंस में है कुछ नहीं, कहाँ से जनरेट करेंगे। उस सूरत में आप उनके साथ ऐसी कम्युनिकेशन, जॉब वाली, कोई इंटरव्यू वाली करने को तैयार ही नहीं होते कि इनसे क्या करनी बात। टेक्नोलॉजी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, जिस तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे उसी तरह की आप उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो जो ये पीसीज वगैरह हैं ही कोई नहीं, इंटरनेट वो यूज ही नहीं करती, ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी है, बस ऐसे ही एक मीडियोकर लेवल की। अब वहां पे डेफिनेट बात है कि आप उनके साथ ईमेल उन्हें कैसे कर सकेंगे, आप पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे आपको फिर फोन करना पड़ेगा या लेटर लिखना पड़ेगा, इस तरह की अब टेक्नोलॉजी को देख के कम्युनिकेशन आपकी होगी। नॉलेज ऑफ द अबव विल असिस्ट द सेंडर इन अडॉप्टिंग द अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन मीडियम, चैनल एंड कंटेंट। इन सारी चीजों को जब आप सामने रखेंगे, जो आपके सामने है, इनको देख के आप देखें, आप चूज करेंगे कि मैं कौन सा मीडियम यूज करूं,
कौन सा चैनल यूज करूं और क्या उसके अंदर मैं इनके साथ बात करूं, कम्युनिकेशन क्या होगी, ये कंटेंट भी आप उसी के मुताबिक ही चूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्टेक होल्डर्स। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या होती हैं और उनके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक क्या होता है। स्टेक हमने इसको डिफाइन किया, आगे भी आ भी जाएगा अभी, कि स्टेक जो होता है ये कोई भी जो इंटरेस्ट है किसी चीज में, किसी भी आदमी का किसी ऑर्गेनाइजेशन में उस इंटरेस्ट को स्टेक कहा जाता है। यानी आप किसी चीज में जब इंटरेस्ट लेते हैं ना, कि कई दफा क्या है कि आप किसी की बात सुनना चाहते हैं, किसी की बात हो रही है, आप क्यों सुनना चाह रहे हैं कि आपका कोई ना कोई इंटरेस्ट है कि देखें भाई ये क्या बात हो रही है, क्या बात बताई जा रही है। और चाहे आप उसकी फेवर में हो या अगेंस्ट हो, फॉर या अगेंस्ट एनीथिंग, इन बोथ द केसेस यू आर अ स्टेक होल्डर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन आप चाहते हैं कि ये चलती रहे, उसके भी आप स्टेक होल्डर। एक आप चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, उसके भी आप स्टेक होल्डर। देखिए गली मोहल्ले में ये कई दफा कोई म्यूजिक वो लगा ही रहता है, वहां पे क्या है जो सीडीज बिक रही है, वो आप कहते हैं यार ये तो यहाँ कोई ये मुनासिब जगह नहीं है इस काम के लिए, इन्होंने क्या पूरा दिन ये शोर शराबा शुरू किया हुआ है, आप चाहते हैं कि यहाँ से निकलेंगे। अब ये जो आपका ये इंटरेस्ट है, ये भी आपका स्टेक है, इसमें भी आप स्टेक होल्डर हैं। और वो जो अंदर काम करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं हमारा काम चले, वो भी स्टेक होल्डर, जो बंद करवाने वाले वो भी स्टेक होल्डर्स। तो जिस तरह का भी आप इंटरेस्ट रखते हैं, वो चाहे कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, आप स्टेक होल्डर होते हैं उसके। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्यों एग्जिस्ट करती हैं, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट? द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड दे कैन ओवरकम इंडिविजुअल लिमिटेशंस। क्योंकि हर आदमी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं होता, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कुछ काम वो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी टीचर अच्छा है लेकिन अकाउंट्स का उसे पता ही कुछ नहीं है। एक अकाउंटेंट अच्छा है लेकिन टीचिंग नहीं कर सकता वो। एक है कि टीचर अच्छा है, मैनेजमेंट का कोई भी काम नहीं कर सकता वो। एक है मैनेजर अच्छा है, टीचिंग नहीं कर सकता। अब ये क्या चीजें हैं? ये इंडिविजुअल लिमिटेशंस हैं आपकी। आप हो सकता अच्छे राइटर हो, अच्छे स्पीकर ना हो, या हो सकता है कि आप कोई आदमी कोई अच्छा स्पीकर है, अच्छा राइटर नहीं है, कोई अच्छा राइटर है, अच्छा स्पीकर नहीं। ये डिफरेंट ये क्वालिटीज हैं, इनकी वजह से ये लिमिटेशंस जो हैं, जब ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में आके इकट्ठे हो जाते हैं तो ये इंडिविजुअल लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। वो जो लिमिटेशंस हैं वो एक आदमी के लिए तो हो सकती है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खत्म हो जाती हैं, इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। फिर दे कैन इनेबल स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इसमें आती है कि जो लोग जो भी उनके फील्ड्स हैं, वो जब अपने फील्ड्स के साथ आते हैं, किसी भी स्किल के साथ, स्पेशलाइजेशन आके उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलती है। घरों में बैठ के आदमी जितना भी कोई नॉलेज उसका है, कुछ भी है, जब तक आप देखिए बुक्स पढ़ते रहते हैं, बुक्स में लिखा है कि ऐसे काम होते हैं, अकाउंट्स का काम ऐसे होता है, गाड़ी इस तरह चलाई जाती है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली ये चीजें नहीं करते बाहर निकल के, ये हो नहीं सकती। तो ऑर्गेनाइजेशंस में आपकी स्किल्स की प्रॉपर यूटिलाइजेशन है कि आपके अंदर ये स्किल है, यहाँ पे ये काम दे सकती है आपकी स्किल, उसमें आपकी एक स्पेशलाइजेशन सामने आती है। फिर synergies can be identified that save both time and money। synergy क्या होती है? ये होता है कि जब भी कंबाइंड एफर्ट्स की जाती हैं एक सिंगल गोल के लिए, उसे सिनर्जी कहते हैं। कि मिलजुल के दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो डिपार्टमेंट्स, यहाँ तो जो कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो हम सिर्फ डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, वरना सिनर्जी ऑर्गेनाइजेशंस की भी होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के काम कर रही होती है। तो इसमें सिनर्जी आप देखें कि आप कभी ये शॉप्स पे देखते हैं, कुछ स्टोर है कि क्या लिखा होता है, फलां जनरल स्टोर, और साथ पेप्सी का मोनोग्राम बना होता है, साथ पेप्सी भी कॉर्नर पे है।
अब दोनों मिलके अपना काम कर जाते हैं, उसका जो है वो साइन बोर्ड बन गया और पेप्सी की पब्लिसिटी, इसकी एडवर्टिजमेंट हो गई। अब ये क्या चीजें हैं कि दो दो लोग, दो दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो दो डिपार्टमेंट्स मिलके एक इकट्ठे अपना अपना टारगेट जो होता है, टारगेट अपना अचीव कर जाते हैं। तो यहाँ पे सिनर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन की है, चूंकि इसमें दो डिपार्टमेंट्स होंगे, मिलके काम करेंगे और टारगेट्स अचीव करेंगे। तो इससे क्या होता है, कॉस्ट आप सेव कर जाते हैं। किस तरह से? कॉस्ट में हमने तीन चीजें कही थी इसमें, जैसे टाइम एंड मनी लिखा है, और थर्ड क्या है? एफर्ट। ये तीन चीजें हैं जो आप सिनर्जीज के थ्रू सेव कर जाते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा हो जाता है। They can enable the accumulation and sharing of knowledge as well as the pooling of expertise. Accumulation and sharing of knowledge, नॉलेज एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। अब देखें, एक बीसी, इंग्लिश, आईटी, क्यूएमटी और बाकी जो चीजें हैं, ये सब लोग अपने अपने तौर पे चले, नॉलेज जो अल्लाह ने दिया है इन्हें वो अपनी जगह पे है, लेकिन अक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आके। ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा हमने कहा, कॉस्ट बच जाती है, इसी तरह से एक जगह पे ये सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो जाता है। एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज, और फिर नॉलेज शेयर किया जाता है वहां पे, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग हैं अपना अपना नॉलेज, अपनी अपनी स्किल्स जो है वो शेयर करते हैं। एज वेल एज द पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज उनकी जो स्किल्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं एक जगह पे, कि एक पर्सन के पास तो एक स्किल हो सकती है ना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की स्किल्स इकट्ठी होती हैं, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं। The above can be summarized by saying that organizations have the ability to vastly improve productivity. तो ये ऊपर जितनी चीजें उनको अगर समराइज किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती हैं। किस तरह से? थ्रू ब्लेंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें LEMENTARY, ये गलत स्पेलिंग है बुक में, इसको ठीक कर लें। ये COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स डिसिमिलर, डिफरेंट। तो डिफरेंट स्किल्स हैं वो ब्लेंड हो जाती हैं, किसी की अच्छी राइटिंग स्किल्स, किसी की अच्छी स्पीकिंग स्किल्स, किसी की अच्छी कंप्यूटिंग स्किल्स, किसी की मैनेजमेंट स्किल्स, किसी की टीचिंग स्किल्स, वो सारा कुछ एक जगह पे ब्लेंड बन जाता है। तो डिसिमिलर स्किल्स इकट्ठी होती हैं, और उससे एक तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है, कि एक जगह पे कितना कुछ वो आप पढ़ते हैं अंडर वन रूफ, वो एक ही जगह पे इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। एंड अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल किसको कहते हैं? कि इस तरह से काम करना कि पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाए। तो डेफिनेटली आपकी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कम होगी, कि सारे लोग अपनी अपनी सर्विसेज यहाँ पे दें, इकट्ठे हो जाएं। उससे क्या है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन एक आदमी के पास जाएगी, दूसरे के पास जाएगी, उसे रिक्वेस्ट करेगी, वो क्यों ना एक जगह पे सबको इकट्ठा कर ले, उससे उनकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने के रीजंस। फिर है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? A stakeholder is a person, group or organization that has a stake in the organization, i.e. an interest to protect। ये मैंने जैसे पहले बताया कि इंटरेस्ट आपका, कोई भी आपके माइंड में जो चीज है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, दैट बिकम्स योर स्टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज एंड हाउ इट परफॉर्म्स। कुछ लोग तो आपके बड़े खैरखा होते हैं, खैरखा वैसे कम ही होते हैं, बदख्वाह ज्यादा होते हैं। अब हर आदमी कोई ना कोई इंटरेस्ट, अब जैसे आप अपनी फैमिलीज में देखें, इनके बच्चे कैसे पढ़ गए, इनके पास तो होता कुछ नहीं था, आज ये गाड़ियों पे फिर रहे हैं, इन्होंने घर कहाँ से बना लिया, इनके कपड़े तो इस तरह के होते ही नहीं थे। अब ये हैं सारे के सारे स्टेक होल्डर्स ही हैं, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, चाहे वो आपका काम चलता देख के खुश हो रहे हैं या उनको मौत पड़ी हुई है, ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स ही हैं। Understanding who the stakeholders are and what motivates them is another important contextual perspective in promoting effective communication. इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन है। मैंने आपको एग्जांपल दी सोशल में से, कि फैमिलीज में जैसे होता है, बिजनेस में देख लें, कमर्शियल इन्वायरमेंट में, कि एक आदमी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो रन करता है, ऑर्गेनाइजेशन उसने बना ली, अब कितने लोग हैं जिनकी जिनकी जॉब्स उसकी वजह से चल रही हैं, कितने जो पीछे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन
वो भी उसके बेनिफिशरीज में शामिल होते हैं। जैसे एम्प्लॉय तो एक बेनिफिशरी है, वो तो बेनिफिट ले रहा है पे के साथ, लेकिन पीछे उसका घर, कितने डिपेंडेंट्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ चल रहे हैं और कितने ऐसे होंगे जो कंपेटिटर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जो चाहते हैं कि इनको नीचा दिखाया जाए, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह ये काम छोड़ के चली जाए, बंद हो जाए। ये सब इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं, ताकि हम उसी के मुताबिक अपनी सारी कम्युनिकेशन को मैनेज करें, ताकि सही मैसेजेस उन तक पहुंचते रहें आपकी तरफ से। एक तो है कि उन्हें मैसेज देना, ये नहीं है जरूरी कि आप जाकर उनसे कम्युनिकेट करें या किसी को भेजें उनसे कम्युनिकेट करें। नो, दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट। एक्चुअल क्या है कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, there must be the right image of your organization in the eyes of everyone who takes interest in your organization. For example, one particular stakeholder may not be motivated by saving money. अब देखें लोगों के स्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं। जब आपकी एक प्रोडक्ट है, उसमें एक आदमी का स्टेक ये है कि मेरे उसमें कितना ये डिस्काउंट मुझे देंगे। एक प्रोडक्ट ऐसी है कि उसमें वो आदमी पैसे नहीं बचाना चाहता, वो सिक्योरिटी चाहता है कि सिक्योरिटी इसमें कितनी है। अब देखें ना, मिसाल के तौर पे आप बाइक वगैरह आप कोई रिपेयर करवाते हैं, उसने कहा जी एक पंक्चर जो आपका है ना ये लग जाएगा सपोज 20 रुपीज में, और एक है ये 50 रुपीज में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और 20 वाला वो कहता, आप कहते हैं 20 और 50 वाले में क्या डिफरेंस है, वो कहता है 20 वाले का पता कोई नहीं कि किस वक्त ये लीक कर जाए, 50 वाला जो है ना इसकी हम गारंटी देते हैं। आप कहते हैं यार फिर 50 वाला लगा दो। अब ये क्या है कि आप 30 क्यों नहीं बचा रहे वहां पे, हालांकि पैसे तो हर आदमी चाहता बच जाए, लेकिन वहां पे है सिक्योरिटी, सेफ्टी, आप वो चाहते हैं। तो इस वजह से स्टेक देख के फिर बात करनी चाहिए कि अगला अगला आदमी किस चीज का स्टेक होल्डर है। अब आप यहाँ देखें कि हो सकता है कि सेविंग मनी उसका स्टेक ना हो, बट रादर अचीविंग अ 99.9% सेफ्टी क्रिटिकल सर्विस। अब ये वो चाहता है कि हमें तो सेफ्टी इतनी मिलनी चाहिए। व्हेन बाइंग एन इमरजेंसी फायर अलार्म सिस्टम, वो फायर अलार्म सिस्टम लेना चाह रहा है। सपोज एक फायर अलार्म सिस्टम आपका 1 लाख का है, 1 लाख का। अब वो ये चाहता है कि अगर कहीं पे छोटा सा भी फ्लेम कहीं पे नजर आए, तो ये हमारा सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसको अलर्ट हो जाना चाहिए, एक्टिवेट हो जाना चाहिए उसी वक्त। लेकिन आप कहते हैं कि इस पे पैसे इतने बचेंगे, वो कहता है जी कि वो ये फौरी तौर पे एक्टिवेटेड होगा या नहीं होगा। आप कहते हैं आप देखेंगे इसमें इतने पैसे वो कहते हैं मेरा ये कंसर्न ही नहीं है। अब उसका कंसर्न देखें, उसका इंटरेस्ट देख के उसे बताएं, क्योंकि वो सिक्योरिटी चाह रहा है बस। इन दिस केस वी शुड इंश्योर दैट कम्युनिकेशन अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेफ्टी क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव। हमारी कम्युनिकेशन ऐसी हो कि जिसमें उसको अपनी सेफ्टी नजर आए, हम उसको फोकस करके बात करें। क्यों? उसका उसका जो स्टेक है हमने उसके मुताबिक कम्युनिकेट करना है। Therefore, when marketing the fire alarm system, the focus should be on safety features and saving lives rather than low cost and bargains. तो यहाँ पे हमने जो उसका इंटरेस्ट है वो सेफ्टी है, तो सेफ्टी की बात करें, लो कॉस्ट या बार्गेन्स की बात वहां पे ना की जाए। यहां से अब आप लोग इकट्ठे चलेंगे, ए और बी, स्टेक होल्डर्स एंड द इंटरेस्ट एट स्टेक। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं और उनका स्टेक क्या क्या हो सकता है। द टेबल बिलो आइडेंटिफाइज कॉमन स्टेक होल्डर्स एंड द इंटरेस्ट दैट दे हैव एट स्टेक। अब देखना है कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, लेफ्ट पे जो कॉलम है और राइट में उनका स्टेक है। एक है शेयर होल्डर्स। अब डेफिनेटली आपका ये कंफ्यूजन काफी हद तक खत्म हो गई होगी कि स्टेक होल्डर आप शेयर होल्डर को ही समझते थे, और शेयर होल्डर ये स्टेक होल्डर की एक टाइप है बस। ये नहीं है कि शेयर होल्डर ही सिर्फ स्टेक होल्डर्स होते हैं। वो तो हमने कहा शेयर होल्डर तो चाहेगा कि उसका शेयर जो है वो भी सेव हो, उसे प्रॉफिट भी मिले उस पर, लेकिन जो बाकी हैं जो नहीं चलाना चाहते, अब जाहिर है कि वो तो उसके बेनिफिशियरी नहीं होते, वो स्टेक होल्डर्स वो भी होते हैं। तो शेयर होल्डर उसका स्टेक पे क्या चीज है, फंड्स इन्वेस्टेड, उसने फंड इन्वेस्ट किया हुआ है, इस वजह से उसका इंटरेस्ट है। और दूसरा क्या है, उस पर प्रॉफिट भी वो चाहता है, इस वजह से उसकी ये दो चीजें, उसका फंड और उसका प्रॉफिट, ये स्टेक इस वजह से वो ले रहा है इसमें।
directors, managers, employees, and trade unions. Livelihoods, careers, and reputations. किसी organization के directors, managers, employees, and trade unions. Trade union क्या होती है, ये कौन बताएगा? Yes, raise your hands, please. Sir, it is a group of people who work for the interest of their members. For the interest of their members. Like they communicate with the head and for the interest of their members and for negotiation of the wages. Can we call it an organization within an organization? Yeah, we can call it. Okay. तो किसी ऑर्गेनाइजेशन, ये सॉरी तलहा से पूछने थक गया होगा, मेरा काफी देर का हाथ ऊपर है, किधर गया, हाथ गुम हो गया। चलो अच्छा जी, इसमें ये जो ट्रेड यूनियन है, ये होती एम्प्लॉइज की अपनी यूनियन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनकी यूनियन, उसे हम कहते हैं ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉइज की। तो ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे किसी ने बनाई होगी, अंदर एम्प्लॉइज रख लिए, एम्प्लॉइज ने अंदर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, अपनी यूनियन बना ली, उसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। अब इन लोगों का स्टेक क्या है? लाइवलीहुड्स, एक तो इनका रोजगार उस पर चल रहा होता है। फिर करियर, करियर क्या होता है? करियर और लाइवलीहुड में क्या डिफरेंस है? ये कौन बताएगा? सर कैरियर में ये प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है। अच्छा, और लाइवलीहुड में खाने पीने वाली लाइफ? अच्छा जी, एनीवन एल्स? Yes, Amir. Nothing. वलीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लाइवलीहुड के अंदर आपकी उन चीज़ों को आप देते हो जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, आप उनको सिक्योर करने की कोशिश करते हो। लेकिन जो कैरियर होता है ना, कैरियर में आप अपना वाकई वो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आ जाते हो, उसमें आप अपना खुद भी घर अगर छोटा है उसको बड़ा किस तरह करना है, गाड़ी ज्यादा बड़ी करनी है, जबकि लाइवलीहुड में आप बेसिक नेसेसिटीज खाना पीना कपड़े वगैरह को देखते हो। ठीक है, इसका मतलब जिन बच्चों ने जो बताया ठीक ही बताया है। तो इसमें लाइवलीहुड तो यही है कि आपका रोजगार जो इस वक्त चल रहा है, और आगे जो है ना, जैसे ये बच्ची, ये पहले भी तहरीम ने बताया कि ये ठीक बताया था उसने, प्रोफेशनल लाइफ मतलब क्या था कि जिसमें आपकी प्रोफेशनल प्रोग्रेस आ जाती है। ये भी इसी पे डिपेंड करती है कि आपने ये भी तो देखना है बाकी लाइफ जो है आगे वो किस्सा गुजरेगी, क्योंकि सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि आप उसमें पूरा करियर देखते हैं कि सिर्फ इस वक्त का लाइवलीहुड नहीं, बल्कि पूरी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल प्रोग्रेस उसमें कितनी होगी, ये इसके अंदर शामिल है। एंड रेप्यूटेशंस, और आपकी रेप्यूटेशन भी इसी ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड कर रही होती है कि जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन उस तरह की आपकी रिप्यूट। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लोग बड़ी खुशी से बताते हैं जी मैं जी फलान मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, उसकी रिप्यूट आपकी उस पर डिपेंड कर रही होती है। और जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कई दफ़ा लोग उनका वो जो बस मैं दुआ करेंगे, मैं छोटा मोटा बस काम है जो कर रहा हूँ। ये क्या होता है कि रेपुटेशंस भी आपकी उसी में आपका इंटरेस्ट होता है।
जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट अच्छी है तो आपकी रिप्यूट भी अच्छी है, अगर उसकी रिप्यूट अच्छी है तो आपकी रिप्यूट भी एट स्टेक है। फिर कस्टमर्स, अब कस्टमर्स जो होते हैं ये भी स्टेक होल्डर्स हैं। इनका कस्टम क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है? देयर कस्टम, जो चीजें ये खरीदते हैं उसमें इनका पूरा इंटरेस्ट होता है। किस तरह से कि एक जगह से आप कोई चीज खरीदते हैं वो और कहीं से मिलती नहीं है, तो आप पूरा इंटरेस्ट रखते हैं कि ये चीज, इनकी सप्लाई जो है ये चलती रहे। किस वजह से? ताकि आपको मिलती रहे ये चीजें, कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ गुड्स। एक तो ये चीज वहां से मिले, किसी मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं तो आप ये समझते हैं कि यहाँ से ये चीज मिलनी चाहिए, आप इंटरेस्ट लेते हैं। फिर मिल गई तो कंटिन्यूड सप्लाई भी है कि बाकियों से नहीं मिल रही थी, आप चाहते हैं कि इनसे आइंदा भी अगर मुझे जरूरत पड़े तो ये मिलती रहे। रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड आफ्टर सेल सर्विस, रिप्लेसमेंट पार्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। एक चीज आपने खरीद ली उसके बाद उस चीज में कोई रिप्लेसमेंट, कोई रिपेयर, सारी चीजें होंगी बाद में, आफ्टर सेल सर्विस वगैरह। ये अब ये चीजें आपका स्टेक है कि ये ना हो कंपनी वो बंद हो जाए तो आपको रिप्लेसमेंट पार्ट्स ही ना मिल सकें। सप्लायर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर्स, इसमें अदर का वर्ड नहीं आना था। अदर का वर्ड आने से क्या हुआ, इसे सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स होना चाहिए था। अदर्स अगर यूज हुआ, इससे क्या गलत हुआ? वेल आई एम सेइंग दैट द वर्ड अदर शुडंट बी देयर। व्हाई नॉट? फुल टेल। सर ये सुनिए, सप्लायर और अदर अदर बिजनेस पार्टनर से मतलब यहाँ पे अदर इसलिए नहीं आना चाहिए था क्योंकि जो बिजनेस आपका है सप्लायर भी उसी बिजनेस का होगा। अगर अदर लगा देते तो सप्लायर किसी और बिजनेस का हो जाता है और वो बिजनेस आप पार्टनर्स आपके किसी और के हो जाते हैं। नो फर्क आ जाते हैं इन दोनों। उस्मान। सर एक ऑर्गेनाइजेशन का सप्लायर जो है वो सप्लायर एक है, लेकिन जो बिजनेस है ना वो और अदर की वजह से और कंडीशन में चला। नो अमीस। सर क्योंकि सप्लायर भी अदर बिजनेस पार्टनर्स में आ जाते हैं। नो आई टेल, होता ये कि अगर आप कहें सप्लायर्स एंड अदर बिजनेस पार्टनर, इसका मतलब सप्लायर भी आपका पार्टनर है और दूसरे बिजनेस पार्टनर्स, आप इस तरह कह रहे हैं। ये नहीं, बिजनेस पार्टनर्स और हैं, सप्लायर्स और हैं। अगर सप्लायर आपका पार्टनर भी हो फिर हम सप्लायर तो उसे कहते हैं, फिर तो पार्टनर ही है, फिर तो पार्टनर में आना चाहिए उसे। सप्लायर्स, इसका मतलब ये है कि ये आपका पार्टनर नहीं है। अदर लगाने से ये हो जाएगा कि जैसे सप्लायर भी आपका बिजनेस पार्टनर है और दूसरों की बात अब हम करने लगे, ये नहीं होगा। तो इसमें सप्लायर्स एंड बिजनेस पार्टनर। सप्लायर का इंटरेस्ट क्या है? द आइटम्स दे सप्लाई, जो आइटम्स वो सप्लाई करते हैं उसमें पूरा इनका इंटरेस्ट होगा। वो ये चाहेंगे कि मेरी चीज फला जगह पे पड़ी हुई है, वो बार बार अब जब भी आना जाना होगा वो देखते रहेंगे वहां पे। कंटिन्यूड सेल्स भी वो चाहेंगे कि इनकी सेल होती रहे ताकि वो फर्दर सप्लाईज भी उनको देते रहें, ताकि इनका काम अपना चलता रहे सप्लाईज का। फिर लैंडर्स, फॉर एग्जांपल बैंक्स, ये वो हैं जो लोन पे जो लोन देते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, द कैपिटल एंड इंटरेस्ट दैट नीड्स टू बी रिपेड। अब बैंक्स एक एग्जांपल है लैंडर्स की कि लोनिंग कंपनीज बहुत सारी हैं, बैंक एक एग्जांपल है उसमें कि अब जब बैंक आपको लोन देगा तो वो क्या इंटरेस्ट रखेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? एक तो कैपिटल, वो जो बेसिकली जो आपने उनसे अमाउंट ली हुई है, एक तो उनका इंटरेस्ट उसमें है कि उन्हें वो पैसे वापस मिले, एंड इंटरेस्ट, और वो जो सूद है उसके ऊपर, दैट नीड्स टू बी रीपेड, उसमें भी इंटरेस्ट है उनका, ताकि उन्हें जो एडिशनल जिस वजह से उन्होंने लोन दिया हो वो भी तो वो वहां से गेन कर सके। गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट किस चीज में होता है? और इसके डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब रोड्स, अब देखें कहते हैं रोड्स बनेगी तो उससे क्या है, कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, नहीं बन रही तो गवर्नमेंट को ही बुरा भला कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट्स का पूरा इंटरेस्ट होता है इसमें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? किसी भी काम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर आपने कोई स्कूल बना लिया, कोई कॉलेज बना लिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि उसके लिए आपको स्टेशनरी भी चाहिए, यूनिफॉर्म भी उसके लिए चाहिए,
जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि पूरे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। अब लोगों की ज़रूरियात क्या होती हैं? रोड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, कितना कुछ है। इन सारी चीज़ों का होना, गवर्नमेंट्स इसमें पूरा इंटरेस्ट लेती हैं क्योंकि ये इन्होंने ही बनानी है और इन्होंने ही इसको मेंटेन करना है। एम्प्लॉई वेलफेयर है, फिर इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेलफेयर का ख्याल रखना। फिर टैक्स टैक्स भी इन्होंने कलेक्ट करना है, इसमें भी पूरा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट्स का। फिर लोकल कम्युनिटी एंड पब्लिक एट लार्ज। एक तो है लोकल कम्युनिटी, कहीं भी किसी एक टेरिटरी की एक एरिया में जो लोग रहते हैं वो लोग क्या चाहते हैं, और पब्लिक एट लार्ज और ओवरऑल सारे लोग पूरे कंट्री के वो क्या चाहते हैं? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। हर कोई चाहता है कि रोड्स हों, हॉस्पिटल्स हों और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ये बने। ये आम लोगों की यही सोच होती है कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करे। एम्प्लॉय वेलफेयर, जो एम्प्लॉयज़ हैं इनमें वो चाहते हैं कि हमें भी कोई वेलफेयर, हमारा कोई ये जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई इस तरह की चीज़ें इनके पास हों। फिर सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी क्या है कि वो एग्जिस्ट कर सकें सोसाइटी में। किस तरह से? वो चाहते हैं कि प्राइसेस कम हों, कंट्रोल्ड हों, चीज़ें अवेलेबल हों ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें सोसाइटी में। एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ओवरऑल सब लोगों की क्या जिम्मेदारी। एक है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन आप देखते हैं कि रोड पे अगर कहीं पे कोई, किसी ने वो रबिश, कोई ये जंक वगैरह ये चीज़ें फेंक देते लोग, आप क्या सोचते हैं कि नहीं यार इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका पूरा एक इंटरेस्ट है कि सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप पूरा इंटरेस्ट इसमें लेते हैं। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट, जो ओवरऑल जो कंडीशन है जिनमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उन कंडीशंस को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। इन्वायरमेंट ये चाहता है कि जो इन्वायरमेंट लोगों के पास है इसको ये ठीक रखें, इसको साफ रखें, इसमें हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए। तो ये पूरा इन्वायरमेंट फिर ही ठीक हो सकता है, नॉइज़ इसमें कम हो, पोल्यूशन कम हो किसी भी तरह की। उसके बाद है इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस जब देखती हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स इतने हैं और इनके क्या क्या स्टेक्स हैं, उसको देख के फिर इन्हें ज़रूरत पड़ती है कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करें। क्यों? ताकि इनकी तरफ से सही इंफॉर्मेशन बाहर फ्लोट की जा सके। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, पहले तो ये देखना है कि इंफॉर्मेशन कौन यूज करता है, तो डेफिनेटली वो तो आपके स्टेक होल्डर्स ही कर रहे होते हैं। एज वी सो इन द प्रीवियस सेक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी अवेयर ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए। each of whom has differing and often competing objectives। अब आपके स्टेक होल्डर्स, इनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट भी होते हैं और कंपेटिटिव भी होते हैं। डिफरेंट किस तरह से है कि एक कस्टमर है, वो तो ये चाहता है कि उससे पैसे, इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चीज़ खरीदे तो उसको कम से कम पैसों में चीज़ मिल जाए, यानी उसके पैसे बच जाएं। और जो उसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है वो वहाँ से अर्न करना चाह रहा है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। वो उधर वो सेव करने वाला, इधर अर्न करने वाला, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये तो डिफरेंट हो गया। एक है कंपीटिंग। कंपीटिंग किस तरह हो जाते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को आदमी चाहता है कि चले, दूसरा चाहता ना चले, ये तो कंपेटिटिव हो गया काम। दिस अल्टीमेटली मैनिफेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मिंग की स्ट्रेटजीज कवरिंग। इनकी वजह से चूंकि आपके स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं और उनके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट भी हैं और compete भी एक दूसरे से करते हैं, ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी ताकि सही इंफॉर्मेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से फ्लो करे। तो इनमें फिर 3 फील्ड्स हैं जिनको हर ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है कि इसमें इंफॉर्मेशन बेसिकली अगर ये मैनेज कर जाए तो हर एक आदमी तक अच्छी इंफॉर्मेशन ही, अच्छा इमेज ही पहुंचेगा। एक है फाइनेंस, ये तो बेस है, अगर इसमें प्रॉब्लम आ गया इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस वैसे ही डिसफंक्शनल हो जाती हैं, रुक जाती हैं, काम ही खत्म हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो जाती हैं। रेजिंग कैपिटल टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले तो इसमें ये मैनेज करे। क्या मैनेज करना है उसने? अपने फाइनेंस को देखे कि फाइनेंस कहाँ से आ रहा है और कितना फाइनेंसिंग के पास है।
वालेकुम सलाम। ये नस अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लास चल रही है इस वक्त, अगर आपको 10 मिनट तक कर लेंगे। रेजिंग कैपिटल, कैपिटल को रेज करना। फिर इन्वेस्टमेंट, वेयर टू इन्वेस्ट द कैपिटल। अब आपने इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, इनमें सिर्फ ये नहीं कि फाइनेंस मैनेज कर लिया, हाँ इसकी पूरी आपने इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। इंफॉर्मेशन भी, रिकॉर्ड इसका प्रॉपर अपने पास रखना है, ताकि जब भी कुछ चाहे चेक भी कर ले चाहे इसे। फिर इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कहाँ पे करेंगे, लोगों पे, मशीन्स पे, न्यू फैक्ट्रीज पे, कहाँ पे, इसकी भी इंफॉर्मेशन पूरी, कि आपने किन लोगों पे, पीपल पे कैसे होता है। एक तो ये कि आपने अच्छी रिप्यूट वाले लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में इंडक्ट कर लिया, आपके एम्प्लॉयज में जो पीपल आ रहे हैं उन पे आपने किया। कुछ है मशीन्स पे। हाँ, पीपल में एक दूसरी चीज ये भी है, समटाइम्स आप कुछ ऐसी कोई सेलिब्रिटीज को एडवर्टिजमेंट में यूज कर रहे होते हैं, उन पे भी इन्वेस्ट हो जाता है। फिर मशीन्स हैं, मशीन्स आप कौन सी यूज कर रहे हैं उन पे इन्वेस्ट करना। फिर न्यू फैक्ट्रीज हैं, कोई फैक्ट्री नहीं लगा ली, उसमें भी ये सारी चीजें। एक तो आप ये काम कर रहे हैं, दूसरा इन फील्ड्स में इंफॉर्मेशन को मैनेज जरूर करना है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कैपिटल का दोबारा थोड़ा सा बता दें, रिपीट कर दें, ये कैपिटल क्या वर्ड है? कैपिटल पैसा, अच्छा रेज ठीक करना। है सर। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा काम करने के लिए। देखें, ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चलनी वो पैसे के सर पे ही है, पैसे के बाहर कैसे चलेगी। ओके सर, ओके, जी, थैंक यू। फिर है कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे होना चाहिए तो कंपटीशन, क्योंकि फाइनेंस भी नाउन है, इन्वेस्टमेंट भी नाउन है, आगे कंपटीशन है। हाउ टू कम्पीट, ये भी देखना है कि आपने किस तरह कम्पीट करना है। हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट। एक तो कंपटीशन यही बन जाता है कि आपने क्वालिटी अच्छी और कॉस्ट कम से कम रखनी है, एक तो इनका कंपटीशन। दूसरा क्या है कि आप किस तरह से कम्पीट करते हैं मैस मार्केट में और स्पेशलिस्ट मार्केट में। मैस मार्केट क्या है कि वो जो जनरल मार्केट है ना, कि जैसे ये बाजार्स बने होते हैं, उसमें कपड़ा भी है, उसमें कंप्यूटर की भी एक्सेसरीज, कहीं पे कहीं मोबाइल की शॉप्स बनी हुई। ये तो पूरी मार्केट में आपने देखना कि आप उसमें किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, किस तरह से कम्पीट करते हैं वहाँ पे आप। और एक है स्पेशलिस्ट, कि अगर आपके पास, आप गारमेंट्स वाले हैं तो गारमेंट्स वालों के साथ आपका सिर्फ गारमेंट्स की पूरी मार्केट, जैसे रेक सिटी है ये पूरा ही कंप्यूटर का बना हुआ है। अब इस स्पेशलिस्ट मार्केट में आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं, आप किस तरह कम्पीट करेंगे इस मार्केट के अंदर जाके। विच कंट्रीज, फिर समटाइम्स व्हेन यू आर रनिंग सम ग्लोबल बिजनेस, उसमें आप कंट्रीज के साथ किन किन कंट्रीज में जाके बिजनेस करेंगे, और उन कंट्रीज में कंपीट आपने किस तरह करना है। तो ये कुछ चीजें हैं, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और कंपटीशन। ये बेसिक 3 फील्ड्स हैं। पहले तो इनमें इंफॉर्मेशन को मैनेज करें, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सही हर स्टेक होल्डर तक पहुंचे और आपका अच्छा इमेज आपके स्टेक होल्डर्स के सामने बने। यस प्लीज। सर हमने अब तक जो भी पढ़ा है इसमें कुछ ऐसा चीज याद करने वाला तो नहीं ना है, इनको भी नहीं नहीं, सिर्फ वो दिमाग तो दिमाग कल में भी बिठा आपको लो। ये सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, कुछ याद करने वाली चीज नहीं। ठीक है सर। Okay, then see you tomorrow, inshallah. Thank you very much. If you got any more questions, you can ask. Yes, Usman. Yes, सर Usman. थोड़ा मासूमाना सवाल है। हमने पहले ऑर्गेनाइजेशन में ना जी पढ़ा था, जी, तो ये जी कोई लफ्ज होता है कि ये एस के साथ से ही लफ्ज होता है, और दोनों के मीनिंग क्या होते हैं? पहली बात तो ये है कि जिसे आप जी लफ्ज कह रहे हैं, लफ्ज नहीं, एक तो हर्फ है, ये लेटर है, लेटर और वर्ड में फर्क होता है। दूसरा ये है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इसको जेड कहा जाता है, अमेरिकन में जी कहा जाता है। और अगली बात ये है कि ये जो इस तरह के वर्ब्स हैं ना, ऑर्गेनाइज, डिसऑर्गेनाइज, कमर्शलाइज, इनमें एस या जेड दोनों ही अलाउड होते हैं। अमेरिकन ज़्यादातर जेड लिखते हैं, ब्रिटिश ज़्यादातर एस लिखते हैं। फ़र्क कोई नहीं है, मीनिंग सेम है। यासिर जहूर। सर वालेकुम सलाम। सोल ट्रेडर जो होता है वो इंडिविजुअल ट्रेड पर्सन होता है? हाँ जी, सोल ट्रेडर एक ही आदमी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, वही काम कर रहा है, पार्टनर कोई नहीं है उसका। ठीक है, शुक्रिया। वेलकम।
नक्काश ताहिर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो कल बीसी का टेस्ट हुआ था उसके बारे में आपको बताना था कि वो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो बुक पर उनके ऑप्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर जो टेस्ट में हमने लगाए हैं वो गलत हुए हैं। हाँ जी, वो तो चूंकि मैं आपको बताता हूँ वो गलत ही हैं जो आपने लगाए हैं। वो एक्चुअली आप स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड नहीं करते। वो अगर आप अच्छी तरह रीड कर लेते तो वो डेफिनेटली उसमें स्टेटमेंट में डिफरेंस होता है और ऑप्शन चेंज हुए होते हैं। वो आपको लगता है ऐसे है, ऐसा होता नहीं है। ये कई दफ़ा ये जब भी बीसी के टेस्ट स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स यही समझते रहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कि हुआ क्या है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो वो क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ मेरी कॉल है। नथिंग। अली रिजा, और लोगों ने मेरा हाल अपने आप को शायद म्यूट कर लिया अब। ओके देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।